हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने कहा था कि लॉन्ग वीडियोस आप लोगों को दूंगी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को। सो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपको उत्तराखंड जीके में लेख वगैरह बताए थे, जो प्रमुख आपके अभिलेख मिले हैं वो कहाँ से क्या चीज़ें मिले हैं। किसने गढ़वाल शब्द उत्पत्ति के बारे में कहा कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कहा था किसने? हरिदत्त भट्ट शैलेश। आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, उन्होंने कहा था कि जो गढ़वाल शब्द आया है ये यहाँ के जो छोटे छोटे गाड़ या नदियाँ हैं उनके नामों से ही इसे गढ़वाल के नाम से जाना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वह स्थल जहाँ यमुना व टोंस का संगम है और जिस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था वह किस नाम से जाना जाता है? और मैंने कहा था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालसी। देखिएगा, जो कालसी अभिलेख है या शिलालेख है, इसकी खोज जो है वो किसने की थी? मी फॉरेंट ने किया था। फॉरेंट यहाँ पर बोलेंगे, इन्होंने 1860 में इसकी खोज की, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 257 ईस्वी पूर्व में किया था। कालसी जो लेख है ना या शिलालेख है, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में यमुना और टोंस नदी के संगम पर है और यहाँ पर अमलावा गाड़ भी बहती है। कौन सी गाड़ बहती है? अमलावा गाड़। ठीक है, कालसी जो शिलालेख है इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? चित्रशिला। क्या कहते हैं इसे? चित्रशिला। स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में से बोला जाता है। इस शिलालेख में हाथी का चित्र मिलता है। तो ये जो कालसी शिलालेख है इसे स्थानीय भाषा में चित्रशिला बोला जाता है, जिसमें हाथी का चित्र मिलता है। कालसी शिलालेख प्राकृत भाषा एंड ब्राह्मी लिपि में रचित है, जबकि पाली जो है ना उस समय जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी। देखिएगा, जो आपका अशोक टाइम की थी ना, उस टाइम पे पाली भाषा जनसाधारण की बोली तो थी, लेकिन ये जो रचित है ना आपका शिलालेख कालसी, ये प्राकृत और आपका ब्राह्मी लिपि में कंफ्यूज मत होना। कालसी लेख में अशोक ने क्या घोषणा की? उसने घोषणा की कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात कही। कहाँ पर कहा है? तो ये उन्होंने कालसी लेख में घोषणा की है। कालसी अभिलेख में ही यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पुलिंद शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस क्षेत्र के लिए देखिएगा, लोगों के लिए, यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए तो पुलिंद क्या हुआ है? पुलिंद शब्द का प्रयोग हुआ है। और जो यहाँ का ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का यूज हुआ है। क्या हुआ है? अपरांत शब्द का यूज किया गया। कालसी का प्राचीन नाम क्या है? कालसी का प्राचीन नाम है सुधनगर। क्या है कालसी का प्राचीन नाम? सुधनगर। और कलकूट जो कुड़िंदों की राजधानी भी कभी हुआ करती थी। ठीक है, आप देखिएगा, आपके कुछ ग्रंथ हैं उत्तराखंड में जिनके स्थलों के नाम कुछ ग्रंथों में, जैसे विष्णु पुराण अलकनंदा वहाँ पर मिला है, मत्स्य पुराण में कैलाश और अलकापुरी का नाम, हर्षचरित में तुषार सेल और श्री पर्वत का, मेघदूत में जो है कनखल और अलकापुरी का, रघुवंश में गौरी गुरु और महाकाव्य का, कुमार संभव में शिव पार्वती विवाह नागाधिराज का उल्लेख है, विनय पत्रिका में मंदाकिनी और बद्रिकाश्रम का उल्लेख है, जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद्र श्याम शाह का उल्लेख है, पृथ्वीराज रासो जो थर्ड है उसमें कुमाऊगढ़ का उल्लेख है, बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश का जो यूज़ किया गया है, कामादेश वो उसका उल्लेख है, मानोदय काव्य में कुमाऊं के लिए कुर्मांचल का यूज़ है और रामायण काल में कुमाऊं के लिए उत्तर कौशल का यूज़ किया गया या उल्लेख है। वायु पुराण और श्रीमद् भागवत में सरयू और कौशिकी उत्तराखंड के स्थलों के नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस जनपद के हिमयाण पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वशिष्ठ ने निवास किया था, जिसके पुरावशेष वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा आज भी मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं ये? आपको वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा मैंने लास्ट क्लास में कराया था, ये है आपके टिहरी में। गढ़वाल का वह क्षेत्र जो प्राचीन विद्यापीठ था और जिसके नाम पर कोटद्वार का नाम परिवर्तित कर रखा गया है, वो कौन सा है? कर्णवाश्रम यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और कर्णवाश्रम के बारे में मैंने कहा था कि ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोटद्वार में, और दुष्यंत शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण ज़्यादा फेमस था। जो शकुंतला थी वो गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी थी।
राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के क्या थे, शासक थे। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म कण्वाश्रम में ही हुआ था। और जो कण्वाश्रम है ना, कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की, अभिज्ञान शाकुंतलम। और कौन सी नदी के तट पर है, ये मालिनी नदी के तट पर है। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है, चौका घाट है। और कण्वाश्रम के कारण कोटद्वार का नया नाम क्या हो गया, कर्णव नगरी रखने का प्रस्ताव भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि तो ये हो गया कि गढ़वाल क्षेत्र का, तो ये आंसर हो जाएगा टिहरी में। गढ़वाल क्षेत्र का वह क्षेत्र जो प्राचीन विद्यापीठ था और जिसके नाम पर कोटद्वार का नाम परिवर्तित कर रखा गया था, क्या। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया था कण्वाश्रम। असंगत कथन का चयन करना है। कल्पनाथ व देवप्रयाग में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं, क्या लेख मिले हैं वहाँ पर, आपको असंगत का बताना है। सो यहाँ पर आपको याद रखना बिल्कुल, राजकुमारीश्वरा के लेख अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का जो है शासन था। आपको बताया था कि जी हाँ, ये जो लेख है ये बताता है कि यहाँ पर यदुओं का शासन था। एंड इसके अलावा मोरध्वज कोटद्वार से 3री सदी के मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं, तो मैंने कहा था बिल्कुल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा सिक्के चंद्रवंश से संबंधित है, तो ये आपका गलत है। सो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। असंगत ही आप लोगों ने बताना था। ठीक है, असंगत ही क्या करना था, आप लोगों ने बताना था। अच्छा, जो शिलालेख है ना, वहाँ पर कुछ शब्दावलियों का यूज़ किया गया, जैसे कि आपके पल्लिका जो होते थे वो छोटे ग्रामों को बोला जाता था। भृत्य आपका जो होता था ना, भृत्य बोला जाता था सेवक को। कोट्टपाल गढ़रक्षक को बोला जाता था। अच्छपटलिक लेखा परीक्षक को। तालुका तहसील को। महतम ग्राम शासक को बोला जाता था। प्रतिहार द्वार रक्षक को। बालाध्यक्ष सेना नायक को। कुलचारिक तहसीलदार। और महादंड नायक प्रधान सेनापति कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न सिक्कों में शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त के नाम लिखित है। आपके ऐसे कौन से सिक्के हैं जहाँ पर शिवपालित, हरिदत्त और आपका जो है हरिदत्त, शिवपालित और शिवदत्त और साथ में आपका कौन है, गोमित्र के नाम जो मिले हैं, तो वो हैं आपके अल्मोड़ा सिक्के। ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। और इनकी खोज जो है 1975 में हुई है। कब हुई है, 1975। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग है, जो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख है ना, वहाँ से जो है किस लिपि का प्रयोग हुआ है उसमें। सो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनि की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं कौन सी हैं। मैंने आपको दैट टाइम पे बताया था लास्ट क्लास में कि जो मुनि की रेती और सुमाड़ी है ना, यहाँ से मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं वो हैं आपकी कुषाणकालीन। कौन सी हैं, कुषाणकालीन है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सो ये आपके कोलसारी और देवलगढ़, कहाँ से, कोलसारी और देवलगढ़ दोनों से मिले हैं। आंसर सी। निम्न में दिए गए स्थानों में से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। सो ये मिले हैं, देखिए बैजनाथ से भी मिले हैं, पांडुकेश्वर से भी मिले हैं, कंडारा और बालेश्वर मंदिर से भी मिले हैं, इसीलिए आंसर होगा डी। कालसी शिलालेख किस जनपद में स्थित है। जो कालसी शिलालेख है वो कौन से जनपद में है, तब ध्यान रखिएगा, देहरादून। सुमेलित करना है आप लोगों ने, क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है। कालसी शिलालेख में जो भाषा है वो कौन सी थी, तो वो भाषा थी आपकी प्राकृत भाषा का यूज़ हुआ है। और मिंट फॉरेट ने किसकी खोज की थी, तो यहाँ पर याद रखना है कालसी शिलालेख की खोज किया था। और कलकूट कालसी का ही प्राचीन नाम है। और रुकिए यहाँ पर आपका जो कलकूट है वो कुड़िंदों की राजधानी थी, वन। और यमुना टोन्स संगम है कालसी जो है ना यमुना टोन्स के संगम पर लोकेटेड है। तो प्रॉपरली आंसर जो बन रहा है 4312 ऑप्शन ए। अशोककालीन शिलालेख का समय क्या है, आपको बताया भी। अशोककालीन शिलालेख जो है इसका टाइम पीरियड क्या है, 257 ईस्वी पूर्व में ये आपका क्या किया गया था, बनाया गया था, निर्माण किया गया था। कालसी का प्राचीन नाम क्या है। कालसी मैंने कहा कि ये आपका जो है कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर और कलकूट दोनों ही था। क्या था आपका, सुधनगर और कलकूट। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस शिलालेख में वहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद और क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी, कालसी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा, कालसी। निम्न में से लेखा परीक्षक किसे कहा जाता था।
शिलालेखों में मैंने अभी जस्ट बताया कि शिलालेखों में कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि पल्लिका, छोटे ग्राम, भृत्य, सेवक, कुट्टपाल, गढ़ रक्षक, अक्ष पटलिक, लेखा परीक्षक, तालुका, तहसील, महत्तम, ग्राम शासक, प्रतिहार, द्वार रक्षक, बलाध्यक्ष, सेनानायक, कुलचारिक, तहसीलदार, महादंड नायक, प्रधान सेनापति। सो इसमें सही आंसर होगा कि जो बलाध्यक्ष है उसे क्या कहा जाता था? सेना नायक कहा जाता था। द्वार रक्षक किसे बोला जाता था? तो द्वार रक्षक आपका देखिएगा, सेना नायक बलाध्यक्ष हो गया, द्वार रक्षक आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रतिहार, और ग्राम प्रधान या ग्राम शासक महत्तम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, शिलालेखों में महत्तम किसे कहा जाता था? तो शिलालेखों में महत्तम किसे कहा जाता है? इनमें जो है महत्तम कहा गया है किसी ग्राम शासक को। किसे कहा गया? ग्राम शासक को कहा गया है। 21 का आंसर हो जाएगा। एक द्वार रक्षक किसे कहा गया? प्रतिहार को कहा गया। क्या कहा गया? प्रतिहार को आपका द्वार। और गढ़ रक्षक किसे कहा गया है? गढ़ रक्षक कहा गया कुट्टपाल को। किसे कहा गया? कुट्टपाल को कहा गया है। ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है वहाँ से। अब उत्तराखंड के ऐतिहासिक शासनकाल यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति की कौन सी थी? आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो कौन सी थी? आपको पता होना चाहिए, वो है कुड़िंद। कौन है? कुड़िंद। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कुड़िंदों के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को, है ना। कुड़िंद जो है ना, ये उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी, जिनके शासन की जानकारी को जो स्रोत है, वो स्रोत क्या है? यहाँ पर कुड़िंद मुद्राएं हैं। क्या है? इनकी जो जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है? तो वो है आपके कुड़िंद मुद्राएं, कि हाँ ये यहाँ पर शासन करने वाली पहली क्या थी? राजनीतिक शक्ति थी, है ना। और कालसी लेख जो है, कालसी लेख कहता है कि प्रारंभ में कुड़िंद लोग किसके अधीन थे? कालसी अभिलेख ये बोलता है कि जो कुड़िंद लोग थे वो मौर्यों के ही अधीन हुआ करते थे। ठीक है। और यशवंत कटौज के अकॉर्डिंग कुड़िंदों ने उत्तराखंड में लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था? 200 ईसा पूर्व से इन्होंने 300 ईस्वी तक उत्तराखंड में शासन किया। किसके अकॉर्डिंग? यशवंत कटौज के अकॉर्डिंग। ये पूछा जाता है आपके। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आपसे पूछेगा अमोघ भूति। कौन थे? अमोघ भूति यहाँ के सबसे शक्तिशाली शासक थे इस वंश के। अमोघ भूति की रजत और ताम्र मुद्राएं कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है प्राप्त हुई हैं? तो व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से बेहद तक क्या हुई हैं? अमोघ भूति की रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई। पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा और दक्षिण में सुनेत से बेहद तक। दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना, वो बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं। अमोघ भूति की मुद्राओं में प्राकृत भाषा में क्या लिखा गया है? अंकित किया गया, राज्ञः कुड़िन्दस्सः अमोघ भूतिस् महरजस् अंकित था। महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया? द्विज कहा गया है। और कुड़िंद नरेशों को देखो, जो कुड़िंद थे उन्हें द्विज कहा गया, और जो कुड़िंद नरेश थे उन्हें द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुड़िंदों की पहली राजधानी कलकूट यानी कि कालसी थी, जबकि दूसरी राजधानी क्या थी इनकी? शत्रुघ्न थी। कुड़िंद लोग किस धर्म को मानते थे? तो ये शैव धर्मावलंबी थे, यानी कि शैव धर्म को मानते थे। महाभारत और अष्टाध्यायी में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है, और वन पर्व में कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। तो पूछेगा कि वन पर्व में किस कुड़िंद शासक का उल्लेख मिलता है? सुबाहु का। और कुड़िंदों की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? पौराणिक ग्रंथों में, महाभारत और अष्टाध्यायी से। और जो है, जो विदेशी लेखक है हमारा टॉलमी। कौन है? टॉलमी। टॉलमी ने भी कुड़िंद शासन का वर्णन किया है। कुड़िंद मुद्राएं उत्तरकाशी के देवढुंगा और टिहरी गढ़वाल के अठूर से प्राप्त हुई हैं। कुड़िंदों के बारे में ना 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4 भरहूत और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कुड़िंदों के बारे में कितने अभिलेख मिलते हैं? पूछा गया 5। कहाँ से? 4 भरूच से और 1 मथुरा से। कुड़िंदों के समकालीन कौन कौन से वंश जो है गणराज्य थे उस समय? तो वो थे आपके योधे और ओदुम्बर। क्या थे? योधे और ओदुम्बर। कुड़िंद की मुद्राओं की अगर मैं बात करूं तो कुड़िंदों की जानकारी उनके 3 प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। पहला है अमोघ भूति प्रकार, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है छत्रेश्वर या चत्रेश्वर। ठीक है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं आपकी रजत और तांबे की थी। किसकी थी? रजत और तांबे की थी, जो कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी दोनों ही लिपियों में थी। अमोघ भूति की मुद्राओं में देवी और मृग का अंकन किया गया है। और अल्मोड़ा से जो मिली 4 मुद्राएं हैं ना, उसमें 4 मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभद्र
कुड़िंदों से संबंधित हैं ये, ठीक है। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। उसके बाद जो अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं हैं वो कत्यूर घाटी से मिली हैं, ये याद रखना। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त और एक आसिक और एक शेष मुद्राएं गोमित्र की हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुड़िंद नरेशों के नामों का उल्लेख है। अल्मोड़ा सिक्कों से जो है ना 8 कुड़िंद नरेशों के नाम वहाँ पर उल्लेखित हैं। कुड़िंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता था। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? MP जोशी ने, इंपॉर्टेंट है। अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हो गया था? शकों का। और शकों की पुष्टि जो है कहाँ से मिलती है? तो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है ना, और कुमाऊं में प्रचलित शक संवत, वहाँ से शकों ने अधिकार किया था, इसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो पहले क्वेश्चन करते हैं, किस लेख के अनुसार कुड़िंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे? सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेकंड है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन बी कालसी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है असंगत, कुड़िंदों की पहली राजधानी कलकूट, महाभारत में कुड़िंदों को कहा गया है द्विज, तो क्या इन्हें द्विज कहा गया है? बिल्कुल सही है। कुड़िंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न थी, अमोघभूति शासक था चंद्रवंश का, तो भैया तो कुड़िंदों के थे ना, ऑप्शन डी यहाँ। किस पर्व के अनुसार कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? आपको बताया था, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर वन पर्व। क्या हो जाएगा? वन पर्व आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासन का वर्णन किया है? वो कौन सा विदेशी लेखक है जिसने कुड़िंद शासन का वर्णन किया है? टॉलमी हो जाएगा। कुड़िंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मैंने कहा था कुड़िंद शासकों की मुद्राएं देवढुंगा उत्तरकाशी और अट्ठूर टिहरी दोनों से ही मिली हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? तो कालसी शिलालेख में जो है ना किस पशु का चित्र मिलता है? मैंने कहा था इसे स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं, और यहाँ से हाथी के जो है चित्र मिलते हैं। कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन है? ये तो भाई आयोग का फेवरेट क्वेश्चन और मोस्टली एग्जामों में ये पूछा जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमोघभूति। कुड़िंद नरेशों को किस ग्रंथ में? देखो कुड़िंदों को तो वहाँ पर क्या कहा गया है, जल्दी बताइए, कुड़िंदों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है, और कुड़िंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ महाभारत में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुड़िंदों ने लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था? डॉक्टर यशवंत कटौच। ऑप्शन ए। अमोघभूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में व्यास अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनीत बेहद तक प्राप्त हुई हैं? तो ये आपकी रजत मुद्राएं और ताम्र मुद्राएं, ऑप्शन सी ए एंड बी। ये सभी एग्जाम, उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्ञः कुड़िंदस्य अमोघभूतिस् महाराजस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन बी। अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है या किस वंश से है? आंसर होगा कुड़िंदों से। किससे है? कुड़िंदों से है, ऑप्शन ए। अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ? इसमें 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है, वो लिपियां कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, ए एंड बी बोथ, ऑप्शन आपका सी। अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित है? अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? क्वेश्चन नंबर 15। मृग और देवी। क्या है? मृग और देवी दोनों का ही है, इसलिए आंसर डी। अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी में मिली हैं? सो ये 54 मुद्राएं हैं जो कत्यूर घाटी में मिली हैं। अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था? अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ? तो ये था आपका कौन से? 17 मैदानी क्षेत्रों में आपका हो जाएगा शकों का यहाँ पर अधिकार हुआ था। नेक्स्ट है आपका कुड़िंद शासकों के अधिष्ठाता देव कौन थे? छत्रेश्वर। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई हैं? तो 4 आपकी जो मुद्राएं हैं शिवपाली, शरीदत्त, शिवदत्त, मगभट्ट, तो ये आपका जो कुड़िंदों से संबंधित हैं और इनको जो है कहाँ पर रखा गया है? सो 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रिटिश संग्रहालय।
नेक्स्ट है कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? ये शकों की पुष्टि करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? 21 कनिष्क। यहाँ पर कुषाण, देखिए कुषाण वंश की मैं बात करूँ ना, कुषाण कालीन मुद्राएं वीरभद्र, मूर्धज और गोविषाण से प्राप्त हुई हैं। ये जो कुषाण वंश है, उत्तराखंड में कुषाण शासन या कुषाण वंश की बात करूँ तो इनकी जो मुद्राएं हैं वो आपके वीरभद्र, मूर्धज और गोविषाण से मिले हैं। और गोविषाण सिक्कों की खोज 1960 में की थी। किसने किया था? 1960 में केपी नौटियाल ने। वीरभद्र ऋषिकेश में है, मूर्धज कोटद्वार में है। मतलब कि वीरभद्र ऋषिकेश को बोला जाता है, मूर्धज कोटद्वार को और गोविषाण काशीपुर का पुराना नाम है। कुषाणों का शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क आपको बताया, जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसने तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था और इसकी राजधानी पुरुषपुर और पेशावर, आप दोनों ही नाम है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों जो है ना वो किसने चलाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन है। और कुषाणों ने ही जो है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने जो है शक संवत भी चलाया था। 78 ईस्वी में इसने क्या चलाया था? शक संवत, जिसका उत्तराधिकारी हुविष्क था। हुविष्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 में प्राप्त हुई। कुषाण शासक वासुदेव सेकंड की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविषाण टिले से प्राप्त हुई, जिन मुद्राओं में शिव और नंदी का चित्र बना है। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई, जिन पर वशु नामक राजा का नाम मिलता है, ठीक। सो क्वेश्चन है आप लोगों का कि शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क है। कुषाणकालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये इनके प्राचीन नाम, इनको भी याद रखना, वीरभद्र ऋषिकेश, मूर्धज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर, ऑप्शन डी। पुरुषपुर या पेशावर किस वंश की राजधानी थी? सो ये राजधानी थी, आपका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी कुषाण। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए कुषाणों ने। रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो वो था आपका सी कनिष्क। किस वंश की मुद्राओं में शिव और नंदी का चित्र मिलता है? नंदी, शिव और नंदी का चित्र मिलता है। कुषाणों से मिलता है। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? जो शक संवत है इसे किसने चलाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा, कनिष्क ने कब चलाया था? 78 ईस्वी में। कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन था? 28 कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है हुविष्क। कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? सो ये आपका गोविषाण, और गोविषाण किसका प्राचीन नाम है? काशीपुर का वर्तमान नाम काशीपुर, ऑप्शन सी 29 का। कुषाण शासक हुविष्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए 1972। जौनसार, भाबर, देहरादून एवं कालों का डाडा, लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? यौधेय वंश। यौधेय वंश की बात करो तो कुषाणों को कुचलने में जो है ना मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? यौधेय शासकों ने। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुषाणों के बाद यहाँ पर यौधेय ने यहाँ पर जो मुख्य शासन किया था वो यौधेय वंश था। यौधेय कुड़िंदों के समकालीन थे और इनकी मुद्राएं जो हैं जौनसार, भावर, देहरादून और कालो डाडा, लैंसडाउन से प्राप्त होती हैं। यौधेय शासकों के द्विएंत्रीय मुद्रालेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। यौधेय कालीन मुद्राओं में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित है, ठीक। तो यहाँ पर याद रखना कि ये समकालीन तो थे और कहीं ना कहीं जो है इन्हें कुचलने का काम करा था, कैसे? कुषाणों को, उनसे शक्तिशाली। किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यौधेय। उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी इसका वर्णन है, वह शक्ति कौन सी थी? तो वो शक्ति है कुड़िंद। कौन से? 33 का आंसर है कुड़िंद, यहाँ पर आंसर होगा। आगे है, भारत में कुड़िंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं?
आंसर हो जाएगा सी 5, एक आपका भरूच से, 4 आपके भरूच से, 1 मथुरा से। महाभारत में कुड़िंद शासकों को क्या कहा गया है? 35 द्विज श्रेष्ठ, और कुड़िंदों को द्विज कहा गया। ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था। उसने उत्तराखंड में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया था। आपको बताया मैंने। अमोघभूति। निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे? तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे रहा है? 37 का आंसर होना चाहिए ब्रह्मपुर। क्या है आपका? ब्रह्मपुर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है? 38 ब्रह्मपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। निम्न में से गोविशाण राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था गोविशाण के अंतर्गत? सो यहाँ पर काशीपुर भी था, रामपुर भी था, और पीलीभीत जो कि मुरादाबाद में, और रामपुर जो भी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? कनिंघम के अकॉर्डिंग शत्रुघ्न राज्य जो है किसका हिस्सा रहा होगा? तो ये आपका जो है सिरमौर का हिस्सा रहा है। 40 का ऑप्शन हो जाएगा सी। गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से कौन? तो युगसैल का एक गोत्रीय वंश था, है ना। गोत्रीय वंश का जो है कालसी प्रदेश के आसपास इसका राज्य था गोत्रीय वंश का, और इसके जो प्रतापी शासक था वो था शीलवर्मन। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। और शीलवर्मन जो है ना, इसने देहरादून के जगत ग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण भी कराया था। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसे शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर भी क्या कराए थे? अश्वमेध यज्ञ कराया था। हरिपुर नामक पुरास्थल जो है ना वो देहरादून जनपद में है, जबकि मतिपुर नामक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लोकेटेड है। तो यहाँ पर इन लोगों का जो है कहीं ना कहीं शासन था। तो बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आया भी है। सो करेक्ट आंसर होगा शीलवर्मन। यूकेपीएससी हमारा अपर पीसीएस लोअर पीसीएस उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा शीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था? सो करेक्ट आंसर होगा आपका यमुना नदी। क्या हो जाएगा? यमुना नदी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? सो अभी जस्ट बताया था इन्होंने जो यज्ञ करवाए थे वो थे 4। ठीक है। और ऐसे ही आपके यमुना के तट पर ही 4 अश्वमेध यज्ञ किसने भी कराए थे? शिव भवानी नाम का जो राजा था उसने भी कराए थे। नेक्स्ट है किस वंश की जानकारी वृहता संहिता एंड मुद्रा राक्षस से मिलती है? तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन डी कुलूत। कुलूत वंश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। कुलूत वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? वृहत संहिता और मुद्रा राक्षस से। कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? वीरयस था, और वीरयस की वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली हैं। सो आंसर यहाँ पर नेक्स्ट है कि कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? कुलूत वंश का जो प्रतापी शासक था वो था वीरयस था। करतरपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो करतरपुर राज्य की राजधानी की अगर बात की जाए तो वो थी आपकी कार्तिकेयपुर। देखिएगा क्या था आपका कार्तिकेयपुर, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से किसके अनुसार हूण राजा तोरमाण और मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था? तो इनके अधीन हिमालय का जो भाग रहा है वो है आपका सही आंसर होगा 48 का ए राहुल सांकृत्यायन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? राहुल सांकृत्यायन के अकॉर्डिंग इनके अधीन रहा है। किस प्रशस्ति में करतरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया? तो करतरपुर राज्य को है गुप्त साम्राज्य के अधीन कौन सी जो है अभिलेख या प्रशस्ति में मिला है? तो वो है आपका प्रयाग प्रशस्ति। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। और अच्छा मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें बता, जैसे काशीपुर हमारा गोविशाण इसका प्राचीन नाम है। यहाँ पर मित्र वंश भी मिला है। काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख है, पहला है मातृमित्र और दूसरा है पृथ्वी मित्र। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो हिमालय का करतरपुर राज्य की हम बात करते हैं ना, करतरपुर राज्य जो है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश रोहेलखंड का जो उत्तरी भाग है उसको बोला जाता है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में करतरपुर राज्य को क्या काम माना गया है? जो आपका ये माना गया है कि ये गुप्त साम्राज्य के अधीन था। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि करतरपुर पर कुड़िंदों का शासन था,
और करतरपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। ये मतलब कि ये अपवाद रहा है कहीं ना कहीं। स्कंदगुप्त काल में ना हुणों का आक्रमण हुआ था यहाँ पर। उस समय करतरपुर राज्य पर भी हुणों ने क्या किया था, अटैक किया था, आक्रमण किया था। और राहुल सांकृत्यायन ने हुण राजा तोरमाण और मिहिरकुल के अधीन हिमालय का यही वाला जो भाग है, इसका कुछ भाग इन्होंने बताया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखते हैं क्या है। निम्न में से करतरपुर राज्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो करतरपुर राज्य क्षेत्र में अभी जस्ट बताया कि कौन कौन से आते हैं। आंसर दीजिएगा जल्दी से, कौन कौन से हमारे राज्य आते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल भी और रोहिल, इनका उत्तरी भाग आता है। आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित? जो खंडित आपके शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है? सो वो है आपके छांगलेश वंश। छांगलेश वंश की बात करते हैं तो खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के यहाँ पर स्पष्ट नाम मिलते हैं। इन अभिलेखों में पहला नाम नरपति जयदास और अंतिम नाम छत राजा का मिलता है। बस इतना ही आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है कि खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं जो कि छांगलेश वंश का है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी 7। यदुवंश का संस्थापक कौन सा? देखिएगा सिंहपुर का जो यदुवंश था ये 6ठी और 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है कि इनका शासन रहा था। यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखा मंडल से जो राजकुमारीश्वरा का अभिलेख प्राप्त हो ना वहाँ से मिलते हैं। और इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम मिलते हैं। यदुवंश का संस्थापक कौन था? श्रीसेन वर्मन था और जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर में थी। राजकुमारी ईश्वरा जो है भास्कर वर्मन की बेटी और जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी, और ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर भी बनवाया था, ऐसा माना जाता। ठीक है भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, यदुवंश का संस्थापक आपसे पूछा है। तो यदुवंश के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो वो है आपके सेन वर्मन। क्या है? श्री सेन वर्मन यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो यदुवंशी राजाओं की जो जानकारी है वो किस लेख से मिलती है बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राजकुमारी ईश्वरा के लेख लाखा मंडल से। राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है? 12। निम्न में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? लाखा मंडल हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी। किस स्थान का प्राचीन नाम मण था? किसका प्राचीन नाम मण था? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 ऑप्शन हो जाएगा डी लाखा मंडल। क्या हो जाएगा? लाखा मंडल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? देखिएगा नागवंश की मैं बात करती हूँ तो नागवंश का जो अस्तित्व का पता चलता है ना वो चलता है 6ठी एंड 7वीं सदी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। नागों की पुष्टि कौन से लेख से मिलती है? तो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है वहाँ से नागों की पुष्टि जो है उसका उल्लेख मिलता है। एंड गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं की जानकारी मिलती है जिसमें स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अशुनाग आते हैं। और इस लेख में ये भी कहा गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने जो है त्रिशूल की स्थापना की थी, शक्ति यानी कि त्रिशूल की स्थापना। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख 6ठी और 7वीं सदी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। गणपति नाग जो उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है और जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर में उल्लेख है। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय जाता है ना वो किससे जाता है आपसे पूछेगा तो वो नागवंश को ही जाता है। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 गणपति नाग हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है बताइए जल्दी से। आंसर हो जाएगा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिले हैं? 4, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अशुनाग। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सो ये श्रेय जाता है आपका किसे? नाग वंश को, नाग शक्ति को, 12 का ऑप्शन बी। राज्य में नागों को किसने परास्त किया था? राज्य में नागों को किसने परास्त किया है आपसे पूछा गया। और 13 का आंसर हो जाएगा ए मौखरी वंश। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही होगा 14 का।
निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था? सो ये कहा है कनिंघम ने। किसने कहा है? कनिंघम यहाँ पर आपका सही होगा। देखो भाई, उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के जो मौखरी वंश है ना उसने परास्त किया। तो फिर नाग के बाद कौन आए? मौखरी आए। मौखरी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? ग्रहवर्मन था। ग्रहवर्मन की हत्या के बाद मौखरी राज्य जो है उसके जो बहनोई थे, मौखरी राज्य उसके जो बहनोई थे ना वो थे हर्षवर्धन, उसके अधीन में आ जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयूलो एंड गंगा को महाभद्रा कहा है? सो किसने कहा था हरिद्वार को मोयूलो और गंगा को महाभद्रा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ह्वेनसांग। किसने कहा था? ह्वेनसांग हो जाएगा। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्न में से किसको पोलीहीमोपुलो कहा था? तो इसने जो है हिमालय को कहा, हिमालय को पोलोहीमोपुलो किसने कहा है? हिमालय को ह्वेनसांग ने कहा, जो एक चीनी यात्री था। ठीक है। और ये जो ह्वेनसांग था ना, ये हर्षवर्धन के टाइम पर ही क्या आया था? भारत आया था। और ह्वेनसांग ने 5 बौद्ध विहार होने का भी उल्लेख किया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो इसने जो ना ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा, हरिद्वार के लिए मोयूलो कहा, और इसने कहा कि इसका जो इसका क्षेत्रफल है हरिद्वार का वो 20 ली, चीनी माप जो है ना 20 ली बताया था। क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है? सो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए, ह्वेनसांग। किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? एक तो शत्रुघ्न का मिलता है, फिर गोविशाण का, ब्रह्मपुर का। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का डी। हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? तो हर्ष के बाद जो हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? क्वेश्चन नंबर 20। ये ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण, इन तीनों में यहाँ पर क्या हुआ था? ये बढ़ गया था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। और जो ह्वेनसांग था ना, ह्वेनसांग 3 राज्यों का वर्णन करता है यात्रा वृत्तांत में, सियूकी से मिलता है। इसकी जो यात्रा वृत्तांत है वो है सियूकी। और इनमें जो तीनों में सबसे बड़ा था वो ब्रह्मपुर था। हर्षवर्धन के मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। और मार्कंडेय पुराण और वह संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? तो पौरवों के अधीन कौन सा राज्य था यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 21, ब्रह्मपुर था। ब्रह्मपुर राज्य किसके अधीन था? पौरव। हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में एक था ब्रह्मपुर, जो सबसे बड़ा था। ठीक है, जिस पर पौरव वंश का शासन था। ब्रह्मपुर जो है ना, ये गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक फैला हुआ था, यानी कि विस्तृत था। और ब्रह्मपुर नरेश कौन थे? सोन वंशीय पौरव राजा थे। पौरव वंश का शासन 6वीं और 8वीं सदी का, मतलब इसके आसपास का माना जाता है। अल्मोड़ा का जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ना, इसका संबंध किस राज्य से? पौरव एंड ब्रह्मपुर राज्य से। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई? 1915 में हुई। तालेश्वर ताम्रपत्र में ध्रुति वर्मन और विष्णु वर्मन, इनका उल्लेख मिलता है इन शासकों का। और पौरव वंश के संस्थापक विष्णु वर्मन का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि जो संस्थापक थे वो विष्णु वर्मन थे। कहाँ से? तालेश्वर ताम्रपत्र। और पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य भी कहते थे। और पौरव वंश के जो ताम्रपत्र है उसमें 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। विष्णुवर्मन प्रथम के बाद कृष्णवर्मन, अग्निवर्मन, ध्रुतिवर्मन शासकों का वर्णन है। पौरवों के कुल देवता कौन थे? वृणेश्वर स्वामी। पौरव शासकों की उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज परम भट्टारक थी। और तालेश्वर पात्र जो है था, तालेश्वर पात्र संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि में क्या था? अंकित था या लिखा गया था। आंसर दीजिए। पौरव वंश के संस्थापक, तो ये पहले तो बताइए कि निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? आपको पता है ब्रह्मपुर था, जो सबसे बड़ा था। पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्मन। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? आपसे पूछा है 1915 में। किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे? तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, पौरव। पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? 5। तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं ये? अल्मोड़ा से मिलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन कि निम्न में से पौरव वंश का शासन कब से कब तक रहा? शासन काल तो कौन सी सदी से कौन सी शताब्दी तक रहा? तो मैंने कहा कि 6वीं से लेकर के 8वीं सदी तक। वृणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे?
पौरव वंश के हो जाएंगे 28 का बी। पौरव वंश के सेना नायक को क्या कहा जाता था? तो यहाँ का जो सेना नायक होता था उसे क्या कहा जाता था? बालाध्यक्ष कहते थे, बलाध्यक्ष कहते थे, है ना। और पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या कहा गया है। संधि विग्रही को विदेश मंत्री और द्विरपति को लेखक वर्ग का प्रधान, और जमनपति जो था वो पदातिक सेना का मुख्य, जो पदातिक सेना थी ना उसका मुखिया होता था। और इनका जो आय का स्रोत होता था वो भूमिकर था, जिसे भाग कहा जाता था, और गुप्तचर का कार्य कटुक करते थे। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को भागी कहा जाता था। पौरव काल में 2 तरह की भूमि, एक होती थी केदार भूमि, एक होती थी सारी भूमि। सिंचित भूमि जो होती थी इसी को ही केदार भूमि कहते थे, और असिंचित भूमि को सारी, यानी कि जो सिंचित होती थी उसे केदार, जो असिंचित होती थी उसे सारी भूमि। भूमि मापन के लिए द्रोण वापन, खारी वापम और कुलिया वापम विधि का यूज होता था। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? वटक का। किसका किया गया? वटक शब्द का प्रयोग किया गया। और पौरव शासकों के निवास स्थल को क्या कहा जाता था? कोट। और राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग किस वंश में होता था? पौरव वंश में होता था। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस वंश के शासकों का निवास स्थान कोट था? तो किसका निवास स्थान जो है कोट था? बताइए जल्दी से। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने है, ऑप्शन है पौरवों का। ठीक है, पौरवों का। आगे है पौरव शासन के समय भाग निम्न में से क्या कहलाता था? तो इनका जो आय का मुख्य स्रोत था वो था भूमिकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? भूमिकर। भूमिकर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता। और गुप्तचर का कार्य क्या कौन करते थे? कटुक करते थे। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी भागिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भागिक। पौरव प्रशासन के समय भूमि मापने हेतु किन विधियों का प्रयोग होता था? तो मैंने कहा कि जो मापन की विधियां थी द्रोण वापम, खारी वापम, कुलिया वापम, तो ये किस में थे? पौरव में थे। आंसर हो जाएगा डी। निम्न में केदार और सारी क्या थी? तो केदार सिंचित भूमि को, और आपकी जो सारी थी वो असिंचित भूमि होती थी। तो ये क्या था? भूमि था। क्या थी? भूमि थी। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। निम्न में केदार भूमि कैसी भूमि थी? तो केदार भूमि वो भूमि थी जो सिंचित होती थी। 35 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था पौरव वंश में? तो पौरव वंश या पौरव काल में जो है ना वहाँ पर असिंचित भूमि को सारी भूमि कहते थे। ऑप्शन ए। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, राजनीतिक आपने पढ़ा, अब ऐतिहासिक राजवंश बताइए जरा। राजनीतिक कुनिंद थे, तो पहला ऐतिहासिक जो राजवंश था वो था हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश। इससे पहले कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। शत्रुघ्न राज्य आपका एक आता है, शत्रुघ्न राज्य। कन्याकुब्ज राज्य का दूसरा भाग था शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। चीनी यात्री के अकॉर्डिंग इस राज्य की पूर्वी सीमा गंगा व उत्तर में हिमालय था, और राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। कनिंघम के अनुसार ये भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। गोविशाण राज्य कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग था गोविशाण राज्य। गोविशाण में राज्य में टूटा था तीसरा वाला। कनिंघम के अकॉर्डिंग गोविशाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर और पीलीभीत जनपद थे। गोविशाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। ये एग्जाम में आता है कि कहाँ तक था। और कनिंघम ने ही काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया। ठीक है। एक आता है पलेठी शिलालेख। पलेठी जो शिलालेख है ना, देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश का शासन कर रहा था। देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं और 8वीं सदी के बीच का। तो हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ? देवप्रयाग में। पलेठी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन ने बनाया था। आपके एग्जाम में आता है कि पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? देवप्रयाग के हिंडोला खाल में। किस सदी का बना हुआ है? 7वीं और 8वीं सदी का सूर्य मंदिर है। किस भगवान का है? सूर्य मंदिर। ठीक है। और ये किसने बनवाया था? तो कल्याण वर्मन ने बनाया था। और इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का भी नाम मिलता है। आदिगुरु शंकराचार्य की हम बात कर रहे हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की ना, तो यहाँ से रिलेटेड आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ से संबंधित है, क्योंकि जो आदिगुरु शंकराचार्य थे इनका आगमन कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही होता है। और आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा था, और उस समय उनकी आयु मात्र कितनी थी? 32 वर्ष। आदिगुरु शंकराचार्य ईष्टगण के समय उत्तराखंड आए थे, और आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे।
आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में कितने मठों की स्थापना की गई है? 4 मठों की, ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। ठीक है, 4 मठों में आपका ज्योतिर्मठ, जल्दी बताइए कहाँ है। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ, जो चेर साम्राज्य के अधीन था, जिनके गुरु गोविंद स्वामी जी थे। आदिगुरु शंकराचार्य के पिता कौन थे? शिव गुरु और माता सुभद्रा थी। तो ये कार्तिकेयपुर से रिलेटेड है, क्योंकि उनके टाइम पे इनका उत्तराखंड में आगमन होता है, इसलिए आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसकी जो प्रारंभिक राजधानी की मैं बात करती हूँ ना, तो इस वंश के पहले 3 परिवार के 14 नरेशों ने जो है यहाँ पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, ऐसा माना जाता है। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी ना, वो थी जोशीमठ, कार्तिकेयपुर थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जोशीमठ के दक्षिण में एक स्थान आता है कार्तिकेयपुर, वहाँ पर इनकी प्रारंभिक राजधानी मानी। और दूसरी राजधानी अल्मोड़ा के कतियूर घाटी में बैजनाथ के पास जो है वैजनाथ कार्तिकेयपुर वहाँ पर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है? एटकिंसन। किसने किया है? एटकिंसन। कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है? आपसे पूछा गया। सो कुटिला लिपि कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित है। इस वंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुटिला लिपि का यूज हुआ है। कार्तिकेयपुर वंश से रिलेटेड ताम्रपत्र और शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, वैजनाथ और चंपावत से मिले हैं। इन अभिलेखों में प्रमुखतः ललितचुर देव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख और देशदेव का बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र शिलालेख क्या है? इम्पोर्टेंट है। एटकिंसन ने सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का यूज किया है, ये एग्जाम में आता है, याद रखना। कनिंगम के अकॉर्डिंग कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर, जो रामगंगा तट पर है, और इसका जिक्र हिनशांग ने भी किया है। 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं के शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी, इसे गाने वाला भड़ भी कहते हैं। बद्रीनाथ पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम क्या बताते हैं? कबीरपुर मानते हैं। तो भाई ये सारे पॉइंट आपने लर्न करने। छमुना पात्र कत्यूरी नरेश धामदेव के समय प्रसिद्ध थी कौन? 41 का बी, नृत्यांगना थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो ये मिलता है कुटिला लिपि। कत्यूरी प्रशासन में कारिका होता था, प्रशासन में कारिका किसे बोला जाता था? 43 का ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, राजमिस्त्री। आगे है कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मांत बोलते थे। क्या बोलते थे? कर्मांत। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। जागेश्वर स्थित लकुलिश एवं नटराज मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ईष्टगण देव। 45 का सी होगा। जोशीमठ के पास स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी थी, जहाँ इस वंश के कुल शासक कितने हुए थे? 46। 14। देखो भाई, जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश ना, इसमें 3 परिवारों ने शासन किया और 3 परिवारों के 14 यहाँ पर नरेशों ने शासन किया, है ना। जिसमें पहला परिवार की बात करते हैं तो कार्तिकेयपुर वंश का पहला परिवार जो है, इसका संस्थापक था बसंत देव। पूछा जाता है पहले परिवार का संस्थापक बसंत देव। इस वंश का जो राजा था बसंत देव, उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि बसंत देव ने। और बागेश्वर लेख जो है ना, उसके अकॉर्डिंग बसंत देव ने एक मंदिर को जो है स्वर्णेश्वर नामक गांव प्रदान किया। तो एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव प्रदान किसने किया था? बसंत देव ने। किस अभिलेख के अनुसार? बागेश्वर लेख के अनुसार। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण, तो नरसिंह मंदिर आपका कहाँ पर है भाई? नरसिंह मंदिर हमारा है जोशीमठ में, और इसका निर्माण कराया था किसने? बसंत देव, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश के पहले परिवार के संस्थापक थे। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण, है ना, उनकी पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। बसंत देव के बाद जो शासक बनता है वो बनता है खरपर देव। कौन आता है? खरपर देव। खरपर देव की पत्नी कल्याण देवी थी। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। तो पूछ लेगा कि जो खरपर देव था वो किसके समकालीन था, या यशोवर्मन किसके समकालीन था? कार्तिकेयपुर राजवंश किस परिवार के समकालीन था? ठीक है, खरपर देव का बेटा आता है फिर कल्याण राज, जिसकी पत्नी महारानी लल्ला देवी थी।
बागेश्वर लेख के अकॉर्डिंग खरपरदेव वंश का अंतिम शासक और जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा। अंतिम राजा था त्रिभुवन राज, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। और त्रिभुवन ने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की थी और किरातों से संधि की थी। तो पूछेगा कि व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान और किरातों से संधि कार्तिकेयपुर राजवंश के किस परिवार के शासक ने की थी? तो प्रथम परिवार के शासक त्रिभुवन, जो कि अंतिम राजा था इसका। फिर आता है दूसरा परिवार। दूसरा परिवार जो है ना, नालंदा अभिलेख कहता है कि बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और फिर कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का जो संस्थापक था वो था निम्बरदेव। निम्बर जो है वो शैव धर्म को मानता था, जिसकी रानी नाशु देवी थी। निम्बर के बाद उसका बेटा था इष्टगण देव, जिसके टाइम पे आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन होता है। ठीक है, इष्टगण देव शासक बनता है। इष्टगण देव की पत्नी का नाम था देगा देवी था। तो पत्नियों का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी बता रही। इष्टगण देव कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था, जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने। देखो भाई, कार्तिकेयपुर वंश का पहला शासक था इष्टगण देव, जिसने क्या करा था, पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इष्टगण ने ही जागेश्वर में नव दुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलिस और नटराज के मंदिर बनाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। इष्टगण भी अपने पिता की तरह किसे मानता था? शैव धर्म को। इष्टगण का बेटा था ललित सुरदेव, है ना। लगभग 832 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है ललित सुरदेव, और यह कत्यूरी वंश का क्या था? सबसे प्रतापी और शौर्यवान शासक इसे माना जाता है। ललित सुरदेव शासन काल के 21वें 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंक में मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान इसे बताया गया। तो ये एग्जाम में आता है कि किसे 12 अवतार कहा गया। सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए हैं? ललित सुरदेव के, जो द्वितीय वंश का राजा था, इष्टगण का बेटा था। ललित सुरदेव की 2 पत्नियां थी, लया देवी और सामदेवी। ललित सुरदेव की पत्नी सामदेवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनाया था, और बैजनाथ का मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ललित देव का जो पुत्र था भूदेव, उसने कराया था। और भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था, एग्जाम में आता था, और इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया। फिर इसके बाद तीसरा परिवार आता है। तीसरे परिवार जो है, सलोणादित्य वंश की स्थापना जो है सलोणादित्य के पुत्र इच्छर देव ने की, और इसकी जानकारी बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलती है। इच्छर देव के बाद जो है देशतदेव और परमदेव शासक बने। देशतदेव को दीन दुखियों का रक्षक और स्वर्णदाता कहा गया। परमदेव को सूर्य के समान प्रकाशवान और कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया, जिसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, सुभिक्षराज देव था। कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक सुभिक्षराज देव था, जो 14वां कत्यूरी शासक था, 14वें नंबर का। सुभिक्षराज देव ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी। वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नरेश। सुभिक्ष देव के किसी राजवंश ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी बनाई थी, जिसका नाम वैजनाथ लेखों में वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में। इसे हम जो है कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से इसे जाना जाता है। और वैजनाथ लेखों में यहाँ शासकों के नाम लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवन पाल देव यहाँ पर नेम मिलता है। कार्तिकेयपुर राज्य के प्रशासन की बात करते हो ना, तो लक्ष्मी दत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते हैं। तो पूछ लेगा कि लक्ष्मी दत्त जोशी के अकॉर्डिंग कार्तिकेयपुर के राजा जो हैं कहाँ के मानते हैं? अयोध्या के। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस वंश का मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं, और वो अयोध्या के मानते हैं। इन शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत, और लोक भाषा क्या थी? पाली थी। कार्तिकेयपुर राजाओं के लोकहितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। कतीरों के समय भूमि मापन अधिकारी को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रमावतार। ठीक है, जो भूमि मापन का अधिकारी होता था उसे प्रमावतार। कत्यूरी कालीन मंदिर 2 प्रकार, एक छत्रयुक्त और शिखर युक्त मंदिर, जिसमें छत्रयुक्त प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। ललित सुरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र और तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई है। कत्यूरी वंश के पतन के कारण अत्याचारी शासक और बाह्य आक्रमण यहाँ पर हुए।
अब देखो भाई यहाँ पर पदाधिकारी, तो प्रांतपाल जो था ना कार्तिकेयपुर में, वो होता था सीमाओं की सुरक्षा का भार होता था प्रांतपाल पर। गिरिद्वारों का रक्षक बोला जाता था घट्टपाल को। वर्मपाल सीमावर्ती जो मार्ग होते थे उनके आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी करता था वर्मपाल। नरपति नदी घाटों पर आगमन सुविधा और कर वसूली का काम होता था इसका, तो ये याद। पदांतिक जो होता था पैदल सेना का नायक गौलमिक। अश्वारोही सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकरत का। गजारोही नायक हस्ती बलाधिकरत। अष्टारोही नायक उष्ट्रा बलाधिकरत का। सो जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे बताते रहेंगे। सो मैंने यहाँ पर बताया था कि कितने शासक, जहाँ से कितने 14 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। लकुलिश और नटराज मंदिरों का निर्माण किसने कराया? मैंने आपको बताया था लकुलिश और नटराज और नव दुर्गा महिषामर्दिनी जो है इष्टगण ने जो है जागेश्वर में इनका निर्माण कराया था। आगे है कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रणय गाथा राजुला मालुशाही है, जिसमें मालुशाही कौन था? मालुशाही कत्यूरी शासक धामदेव का बेटा था। ठीक है। सो 47 का सी नेक्स्ट है, सिरमौर शासक देवपाल की जानकारी मुस्लिम ग्रंथ में कहाँ पर मिलती है? तबकात नासरी में मिलती है। कहाँ पर? तबकात नासरी हो जाएगा। आगे है, किस वंश के लिए कुमाऊं में आज एक कहावत प्रचलित है? इस वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। तो ये आपका मिलता है कार्तिकेयपुर राजवंश। कहाँ पर मिलता है भाई? कार्तिकेयपुर राजवंश में मिलता है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए? तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो है ना, इसके कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 9 अभिलेख अभी तक। निम्न में से किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं? ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए सभी से मिले हैं। ऑप्शन डी, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? ललितेश्वर। भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? बागेश्वर ताम्रपत्र। कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे? बसंत देव हो जाएंगे 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी? बसंत देव। निम्न में से किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव दान में दिया? इसलिए स्टार्टिंग में सारे फैक्ट बताए। बागेश्वर लेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था? या यशोवर्मन जो है किसके समकालीन था? आंसर बी, खरपरदेव। निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है? कल्हण राज तरंगणी में। कल्हण के द्वारा रचित राज तरंगणी में। किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है? कार्तिकेयपुर राजवंश या कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था? निम्बरदेव। राजा निम्बरदेव की पत्नी का नाम क्या था? नाशु देवी। निम्न में से किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट गणदेव। निम्न में से किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? ललित सुरदेव 14 का बी। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका आंसर होना चाहिए 15 का से भूदेव ने कराया था। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक में मग्न धरती के लिए 12 अवतार के समान बताया गया? ऑप्शन ए, ललित सुरदेव हो जाएगा। निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की थी? भूदेव। सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? इच्छरदेव। निम्न में देशदेव पद्मदेव इच्छरदेव किस वंश के शासक थे? सलोणादित्य। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इनमें से कोई भी नहीं था, है ना। सलोणादित्य वंश का जो है अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव था। कौन था? सुभिक्ष राजदेव। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। किस वंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ है? तो मैंने कहा था ईस्ट गणदेव 21 का जो सही आंसर होगा ना वो जाएगा ए, कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर का जो सेकंड परिवार था उसके टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे?
आदिगुरु शंकराचार्य जी। आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था केरल के कलाड़ी में, ऑप्शन बी। निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है 24th। शंकराचार्य जी का जन्म स्थान क्या है? कार्तिकेयपुर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि है वो स्थल कहाँ पर स्थित है? का केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, 25 का ए। शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? 820 ईस्वी में किया गया था। किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? अ वेरी इंपॉर्टेंट, ईष्टगणदेव, जो कि सेकंड परिवार था कार्तिकेयपुर का। किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? आगे ना क्वेश्चंस। लक्ष्मीदत्त जोशी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लक्ष्मीदत्त जोशी के अकॉर्डिंग। निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा मैंने कहा था कि इनकी राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी कालीन मंदिर स्थित है, मतलब कि कत्यूरी कालीन मंदिर कैसे थे? दो प्रकार के थे, छत्रयुक्त और शिखर युक्त। छत्रयुक्त जो थे उन्हें कहा जाता था पैगोडा प्रकार। सो 30 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? लोक भाषा पाली किसकी थी? कार्तिकेयपुर, है ना। कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे। कौन मानते थे सूर्यवंशी? बद्रीदत्त पांडे मानते हैं। निम्न में से किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? ऑप्शन बी छत्रयुक्त। कत्यूरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी कौन था? प्रभातार। सुमेलित करना है आपने यहाँ पर। तो नरपति किसे कहा जाता था? नरपति। नरपति नदी घाटों पर आगमन और कर वसूली का काम था इनका, है ना। वर्मपाल किसे कहा जाता था? तो वर्मपाल आपका हो जाएगा व्यक्तियों पर निगरानी जो करता था। प्रांतपाल सीमाओं पर जो करता था। घटपाल गिरिद्वारों के रक्षक होते थे। आंसर हो जाएगा ए। कार्तिकेयपुर सेना कितने भागों में विभाजित थी? जो कार्तिकेयपुर की सेना थी वो कितने भागों में विभाजित थी? सो याद रखना है कि कार्तिकेयपुर की जो सेना थी ना वो आपके 4 भागों में थी, ऑप्शन बी। और चारों सेना अंगों के प्रधान को महासामंत कहते। चारों सेनाओं का एक प्रधान होता था महासामंत। पहले ये होती थी सेना पदातिक पैदल सेना जिसका नायक कौलमिक। अश्वारोही सेकंड जिसका नायक सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकृत। तीसरी गजारोही नायक होता था हस्ती बलाधिकृत। और चौथी थी उष्ट्रारोही नायक उष्ट्र बलाधिकृत। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी जो था उसे क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च दोषापराधिक होता था। क्या होता था? दोषापराधिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और गुप्तचर विभाग जो था उसका सर्वोच्च अधिकारी दुःसाध्य साधनिक होता था। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक कहते थे। ठीक है। और कत्यूरी प्रशासन में ना जो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई थी उसे कर्मांत कहते थे, जबकि राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था। और चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा चोरोद्वरणिक के अंतर्गत आता था। और मुख्य आर्किटेक्चर जो होता था राज्य का वो होता था सौदा भंगाधिकृत। तो दिए गए वाक्यों को आपने क्या करना है? कूट। उष्ट्रारोही, उष्ट्र हो जाएगा। गजारोही क्या हो जाएगा? गज हाथी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नायक हस्ती बलाधिकृत। अश्वारोही अश्व, तो ये हो जाएगा। और पदांतिक पैदल हो जाएगा गौलमिक, ऑप्शन ए 38 का। कत्यूरी शासन में आय के साधन क्या थे? तो इकोनॉमिक की, अगर इकोनॉमी की मैं बात करूँ यहाँ पर, सो इकोनॉमी में याद रखना है कत्यूरी शासन में आय के जो प्रमुख साधन थे वो था कृषि था, वन था और खनिज संपदा था। यानी कि आंसर हो जाएगा सी। 39 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी। ठीक है। और क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। तो क्षेत्रपाल का काम क्या था? कृषि की उन्नति का ध्यान रखना। औपचारिक या फिर इसी को पटकोषचारिक, ये अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। अधिकारी था, भूमि के अभिलेख रखता था। खंडपति एंड हरक्ष स्थानाधिपति नामक एक अधिकारी था जो खनिज और वनों की रक्षा करता था। करों की वसूली के लिए भोगपति और सौल्किक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है यहाँ पर। और सरभंग तीरंदाज के लिए कहा गया है।
भाट और चाट नामक अधिकारी प्रजा से बिस्टी या फिर बेगार लेते थे। तो ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि प्रजा से बिस्टी या बेगार निम्न में से कौन सा अधिकारी लेता था। तो एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि ये क्या था, कर था। तो ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 41 का सी, आपका भाट और चाट। राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था। तो यहाँ पर जो कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था वो था आपका क्षेत्रपाल। शौल्किक मैंने कहा था, ये आपका भोगपति और शौल्किक जो होते थे ना, ये आपके करों की वसूली का काम इनका होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि कत्यूरी काल में प्रांतों को किस में बांटा गया था। जो प्रांत होते थे उनमें किन किन चीज़ों में बांटा गया था। तो प्रांत जो थे ना विषय और जिलों में यहाँ पर बांटा गया था। किसमें, आपका जिला और विषय में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन कौन चलाता। तो प्रांतों का जो शासन चलाता था ना वो था आपका ऑप्शन है उपरिक यानी कि राज्यपाल। कौन था, उपरिक या राज्यपाल इसे बोलते थे। नेक्स्ट आपका है कि किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है। मध्यकालीन कत्यूरी शासकों की मिलती है। अच्छा, अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी आपसे पूछेगा, तो वो है आपके अशांति देव। अशांति देव राजवंश की पहली राजधानी कहाँ पर थी आपसे पूछेगा। सो अशांति देव जो है इनकी पहली राजधानी कहाँ पर थी, ऑप्शन बी जोशीमठ में थी। तो मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी में लोकगाथा और जागरों से मिलती है। मध्यकालीन कत्यूरी शाखाएं जैसे कि बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अशकोट शाखा, डोटी शाखा, सीर शाखा इसमें आते हैं। इन कत्यूरों में अशांति देव वंश, अस्कोट के रजावार और डोटी के मल प्रसिद्ध थे। कत्यूर राज्य में अशांति देव ने अशांति देव राजवंश की स्थापना की, जिसकी पहली राजधानी जोशीमठ थी और दूसरी राजधानी इनकी थी रणचूला कोट इन्होंने बनाई थी। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक में अशांति देव के बाद बासंती राय, गोरा राय का नाम मिलता है। अशांति देव वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव अत्याचारी माना जाता है। ब्रह्मदेव को जागरों में वीरमदेव कहा गया है। जिया रानी की जो लोक गाथा है उसके अकॉर्डिंग तैमूर लंग ने हरिद्वार पर अटैक किया और ब्रह्मदेव तैमूर लंग का क्या था, सामना करते हुए युद्ध में मारा गया था। कत्यूरी गाथाओं में ही प्रीतम देव या पिथौरा शाही और धामदेव या दुलारा शाही का वर्णन भी मिलता है। प्रीतम देव को राजा पिथौरा भी कहते हैं। इन्हें पिथौरागढ़ का संस्थापक माना जाता है। इनकी छोटी रानी जिया रानी को मानते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। और हाँ, कत्यूरी कार्तिकेयपुर की मैं बात करूँगी तो कार्तिकेयपुर की जो आर्थिक व्यवस्था में ना आपको दो चीज़ें याद। द्रोण को यहाँ पर क्या कहा जाता था, द्रोण को 32 शेर या फिर आपका 16 नाली के बराबर माना जाता है। ठीक है, भूमि की जो नाप है ना उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी यहाँ पर। और कत्यूरी शासन में द्रोण वापम, नाली वापन, एक नाली, बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। द्रोण को 32 शेर या 16 नाली, खारी वाप को 20 द्रोण के बराबर यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ना जो आपका पशुओं से दुग्ध आदि निकालने का काम करता था उसे क्या कहा जाता है, आभीर कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, आभीर। तो ये आप लोगों का जो है अभी तक का कत्यूरी, मध्यकाल का कत्यूरी राजवंश आ गया है। कार्तिकेयपुर राजवंश यानी कि पूरा ऐतिहासिक काल मोस्टली आप लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट रहता है तो थोड़ा सा हिंट दीजिए कि कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आप, कौन से वंश की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।